Hello everyone, this is Amit Bawa, a teacher of केंद्रीय विद्यालय किरण एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है सेकंड चैप्टर, उसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं मैं आज लेकर आया हूं और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशंस जो हैं आपको और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में टैकल कर पाएंगे, क्योंकि रेशो जो है वो आपको किसी भी अरिथमेटिक के चैप्टर में दिखाई दे सकता है। तो रेशो को पढ़ना और सीखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चाहे वो केवीएस पीएलटी की बात करें या फिर केवीएस टीजीटी की बात करें, दोनों के लिए ही ये वीडियो जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। कल मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आई होप आपने उन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो पहले आप वो वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को करने से पहले उस वीडियो में से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे उनको एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद सेकंड वीडियो स्टार्ट करें, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली समझ लगें। तो और कुछ स्टूडेंट्स के ये डाउट्स भी थे कि सर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कहीं पे लिखा नहीं हुआ सिलेबस के अंदर। तो आपके सिलेबस में जहाँ पे एक पार्ट लिखा है मेंटल अरिथमेटिक लिखा हुआ है, तो उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स आएंगे। तो मेंटल अरिथमेटिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। जैसे कि 2018 का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि रेशियो परसेंटेज से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है ना। तो अगर केवीएस का आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट है कि वो आपको मेंटल अरिथमेटिक उन्होंने लिखा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशो 4:5. If 20% of the solution is replaced by water, then what will be the ratio of acid and water in the new solution? देखिए जरा, क्वेश्चन ये है कि एक एक उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो आपके पास एक बकेट है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन है सॉरी, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक एसिड है और एक वाटर है। एसिड और वाटर की रेशियो गिवन है 4:5। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इसमें से 20% सोल्यूशन ना बाहर निकाल लिया गया, मतलब इसमें से 20% सोल्यूशन क्या किया गया, बाहर निकाल लिया गया, और उसकी जगह पे यहां से सोल्यूशन निकाला गया और यहां पर पानी डाल दिया गया। 20% पानी डाल दिया गया, वाटर। अब एक बात समझिए, देखो जब कभी भी हमारे पास कोई दो चीजों का जैसे सोल्यूशन है, अगर मैं उस सोल्यूशन को बीकर्स में डिवाइड करता हूं, मान लो मेरे पास एक, जैसे आप एक बोतल लेके आते हैं, कोका कोला की बोतल लेके आते हैं, आप उसको 4 गिलास में डाल लेते हैं। अब जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, एक गिलास के अंदर जितनी रेशो है उतनी ही रेशो आपकी चारों गिलासों के अंदर रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक गिलास के अंदर रेशो कुछ और चल रही है इंग्रेडिएंट्स की, दूसरे के अंदर कुछ और चल रही है, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक बीकर के अंदर आपके पास एसिड और वाटर की रेशो 4:5 है, अगर आप उसको 4 बीकर में डिवाइड भी कर देते हो तब भी एसिड और वाटर की रेशो फिक्स रहेगी। मान लो मैंने कहा कि इसको आपने 4 बीकर में डाल दिया ऐसे करके, इस सोल्यूशन को ऐसे करके, तो अब अगर आप इसमें डाल रहे हो 4 में डिवाइड कर दिया, तब भी यहां पे जो रेशो है वो 4:5 ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, कभी नहीं बदलेगी। ये बात पहली बात हो गई। दूसरी बात, जस्ट 1 मिनट, मुझे इसको हटाने दो। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात यह है कि जब हमने सॉल्यूशन को बाहर निकाला, तो सॉल्यूशन को बाहर निकालने से रेशो तो नहीं बदलनी चाहिए। मतलब 20% अगर सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया मैंने, तो उससे रेशो तो नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना। तो बट प्रॉब्लम क्या है यहां पे, हमने क्या किया, हमने 20% सोल्यूशन अगर बाहर निकाला है तो उसकी जगह पे 20% पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब पंगा सारा यहां हुआ
अगर तो हम पानी नहीं डालते और 20% सोल्यूशन निकाल लेते तब तो रेशो में कोई चेंज नहीं आता, पर यहां पर हमने पानी डाल दिया तो उसके कारण क्या हुआ, रेशो चेंज हो गई, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने का मतलब कि अब एसिड जो है ज्यादा पानी के अंदर हो गया, मतलब पानी की जो कंसेंट्रेशन है, जो परसेंटेज है वो बढ़ गई एज कंपेयर टू एसिड। पर एक बात समझो, अगर आपने 20% सोल्यूशन निकाला और 20% ही डाला तो क्या वॉल्यूम चेंज हुई? वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुई। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास एक बीकर है, मैंने कहा कि जी इसके अंदर 90 लीटर सोल्यूशन है, 90 लीटर, मैंने कहा जी 20% इसमें से निकाल लिया, 20% इसमें से निकाल लिया, 20% निकाल लिया सोल्यूशन, और 20% कितना हो जाएगा, 10% 9 हो गया, 20% कितना हो गया, 18 हो गया, तो -18 कर दो, कितना रह गया, 78। मैंने साथ ही बोला कि 20% पानी डाल दिया, 20% पानी डाल दिया, तो अब 20% पानी भी उतना ही होगा, 18 लीटर ही होगा। तो अगर 18 लीटर सोल्यूशन निकाला और 18 लीटर पानी डाल दिया तो क्या 90 लीटर में कोई चेंज आया? नहीं आया। पर परसेंटेज जो है, जो रेशो है वो तो बदल गई, ठीक है ना, पानी डालने से रेशो बदल गई। तो आपको यह ध्यान देना है कि जब हमने उसकी जगह पे पानी डाला तो जो एसिड था उसका जो वॉल्यूम था वो तो फिक्स ही रहा, पर जो वाटर था उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और उसके वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण एसिड जो है, हम कहते हैं ना कि ज्यादा पानी डाल दिया तो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने का मतलब यही होता है कि आपने उसमें ज्यादा पानी डाल दिया और वो जो है कंसंट्रेशन उसकी कम हो गई, एसिड की कंसंट्रेशन कम हो गई। कई बार हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है जी, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका मतलब यही होता है कि उसमें पानी कम है ना, या डाइल्यूशन कम है उसमें। तो यहाँ पे अब करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, फिर देखिए जरा, इस क्वेश्चन को काफी तरीके से किया जा सकता है, तो मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे अब टोटल वॉल्यूम तो हमें दी नहीं हुई, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मान लो 90 लीटर है, मान लो इसके अंदर 90 लीटर का सोल्यूशन है। अच्छा, 90 लीटर ही मैंने क्यों माना, ध्यान देना, 4 और 5 का जो सम है ना वो 9 बनता है, 4 और 5 का जो सम है वो क्या बनता है, 9 बनता है। तो 9 बनता है तो मैंने जानबूझ के 90 इसीलिए लिया ताकि वो 90 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, ये 4 और ये 9 से डिवाइड हो जाए, इसलिए मैंने जानबूझ के 90 लीटर ले लिया। तो मैंने टोटल जो है सोल्यूशन वो 90 लीटर ले लिया, 90 लीटर। अब 90 लीटर ले लिया तो 90 लीटर की रेशो तो 4:5 है पहले, इसका मतलब इसमें 40 लीटर एसिड रहा होगा पहले इनिशियली, और 50 लीटर पानी रहा होगा, ये वाटर रहा होगा, ये एसिड रहा होगा। ये इनिशियल है अभी जो हमारे पास पहले है। अब हम इसमें से 20% निकाल लेते हैं, इसमें से मैंने 20% निकाल लिया। अगर मैंने 20% निकाल लिया तो मैंने 18 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया। अब एक बात समझना जरा, जब हम बीकर के अंदर से जितना भी सोल्यूशन बाहर निकालेंगे, जितना भी सोल्यूशन बाहर निकालेंगे, उतना वो जो सोल्यूशन होगा वो उसी रेशो के अंदर बाहर जाएगा जिस रेशो के अंदर वो प्रेजेंट है। अगर वो 4:5 के अंदर प्रेजेंट है तो बाहर जाने वाला सोल्यूशन भी 4:5 रेशो में ही होगा। इसका मतलब इस 18 लीटर के अंदर जो एसिड और वाटर की रेशो है वो अभी भी 4:5 ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 9 पार्ट्स की वैल्यू 18 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका मतलब 8 लीटर एसिड गया और 10 लीटर जो है वो क्या गया, पानी गया। 8 लीटर एसिड, 10 लीटर पानी। इसका मतलब एसिड में से 8 लीटर माइनस कर देते हैं, वो तो निकल गया, 32 लीटर एसिड बचा, ठीक है ना, और 10 लीटर पानी चला गया। अच्छा, 10 लीटर पानी चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी कितना बच गया, 40 लीटर। पर उसने साथ ही साथ बोला कि 20% उसने साथ के साथ पानी ऐड कर दिया। अब 20% मतलब उतना ही, 18 लीटर ही, तो 18 लीटर इसमें ऐड कर देते हैं पानी। तो अब पानी कितना हो गया, अब पानी हो गया जी 58 लीटर। तो इसका मतलब अब जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिड और वाटर का जो वॉल्यूम है वो बन गया 32:58, ये बन गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 16 आ गया, ये 29 आ गया। तो देखो जरा, एक ही रेशो है 16:29, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा बारीकी से जो है सीखने होंगे आपको इसके, ठीक है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट्स आगे आके मिक्सचर एंड एलिगेशंस में भी आपको हेल्प करेंगे।
ठीक है ना, जब आप मिक्सचर्स का चैप्टर करेंगे। और रेशो के अंदर तो ये आपको फायदा करेंगे ही करेंगे। तो आपने दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि अगर किसी बीकर के अंदर कोई सोल्यूशन है और जिस भी रेशो में वो प्रेजेंट है, तो वो उसको अगर कितने भी बीकर में डिवाइड कर लें तो रेशो सेम रहती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी बीकर में से कुछ सोल्यूशन बाहर निकालते हैं तो वो उसी रेशो में बाहर आता है जिस रेशो में वो प्रेजेंट है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अगर आप जितना सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हो, अगर उतना ही सोल्यूशन ऐड कर रहे हो, तो उसमें वॉल्यूम बदलता नहीं है। मतलब अगर जितना 90 लीटर पहले था तो 90 लीटर ही बाद में रहेगा, ठीक है ना। अब मैं एक चीज और बताता हूं, यहां पे ध्यान देना। अगर सपोज कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने बेसिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, अब मैं उसके लिए एक बात बताता हूं यहां पे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। जैसे हमें ये पता चला था इनिशियली कि वो जो रेशो है ना सोल्यूशन की, वो रेशो 4:5 है। वो रेशो कितनी है? 4:5 है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो वो रेशो 4:5 है। अब एक बात देखो, अगर रेशो 4:5 है, इसका मतलब यह हुआ कि जो टोटल सोल्यूशन है वो 9 का मल्टीपल होगा। जो वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर 4:5 में एसिड और वाटर प्रेजेंट है, दोनों को ऐड कर दिया, 9 बन गया। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम 9 का मल्टीपल होगा, पक्का 9 के टेबल में आएगा जो भी वॉल्यूम होगा। तो इन दोनों को प्लस किया कितना आया? 17। इन दोनों को प्लस किया कितना आया? 22। इन दोनों को प्लस किया कितना आया? 45। इन दोनों को प्लस किया कितना है? 23। एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। देखो, इतना भी नहीं करना पड़ता आपको, इसमें से कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर आप इतनी बात समझते हो कि ये जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, ये 9 का मल्टीपल है, तो वॉल्यूम तो बदला ही नहीं है। जितना सोल्यूशन निकाला है उतना ही सोल्यूशन डाल दिया है, उतना ही पानी डाल दिया है। इसका मतलब वॉल्यूम तो बदला ही नहीं, तो वॉल्यूम जो है वो 9 का ही मल्टीपल रहेगा। इसका मतलब ये सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि 45 जो है एक ऐसा नंबर है जो 9 का मल्टीपल है। देखो, मतलब कितनी अच्छी चीज है कि अगर आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर पाए, ऐसे लगा पाए आंसर को, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत मेरी आज ठीक नहीं है, गला खराब है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सेशन को कंप्लीट करूं जो आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। दो संख्याएं हैं और जस्ट 1 मिनट। तो क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं ए और बी हैं और उनका रेशो ये है 13:17, 13:17 के अनुपात में है। यदि ए में 15% की वृद्धि की जाती है और बी में 30% की वृद्धि की जाती है, तो ए से बी का नया अनुपात क्या होगा? देखो, मतलब हमें रेशो पूछा बेसिकली। तो देखो जरा, मैंने आपको एक चीज बताई थी परसेंटेज के अंदर, ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप किसी नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो, जैसे ए है, इसको आप इंक्रीज करना चाहते हो 15% से, 15% से, तो मैंने आपको बताया था कि आप एक काम करो, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट सीखो, एमएफ का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी परसेंट से आपने इसको इंक्रीज करना है नंबर को, आप इसको 100 में ऐड करो। कितना बन गया? 115। 115 जो आया उसको 100 से डिवाइड करो, तो आपके पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो नंबर है, वो इंक्रीज होकर कितना बन गया? इतना बन गया। ये हमारा फाइनल नंबर है। ये वो नंबर है जब हमने इसको 15% से इंक्रीज कर दिया, ए को इंक्रीज कर दिया, तो ये बन गया वो। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अब ऐसे वो कह रहा है कि बी भी इंक्रीज किया गया है, चलो बी को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो बी को कितने से इंक्रीज किया गया? 30% से। तो इसका फैक्टर क्या बन गया? इसका नंबर क्या बन गया? इसका बन गया 130/100 बन गया, ये बन गया। अब पूछ रहा है रेशो बता दो, ठीक है ना, तो कर लेते हैं रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड ही करना होता है दोनों को, तो डिवाइड कर लेते हैं फाइनल नंबर्स को। तो फाइनल दोनों नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, तो देख लेते हैं आंसर क्या आता है। तो ये आ गया जी A/B, और इधर आ गया ये एक मिनट,
तो a अपॉन बी जो है इन दोनों को डिवाइड किया तो a अपॉन बी तो यहीं से आ गया, और ये 115 बटे 100 और 130 बटे 100। तो आपने देखा कि ये इससे कट गया, 100 से 100 कट गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास जो बचा वो बचा जी a अपॉन बी इंटू 115 बटे 130, ये बच गया। अब a बाई बी की वैल्यू तो गिवन है, a बाई बी की वैल्यू कितनी है? a बाई बी की वैल्यू जी 13 बटे 17 है, 13 बटे 17 है। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, a बाई बी की वैल्यू पुट कर दो, 13 बटे 17, 115 बटे 130। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो नंबर्स हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए कैंसिल करके कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 13 से 13 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया तो ये 10 आ गया, और उसके बाद ये भी कैंसिल हो रहा है। अच्छा, 17 बच रहा है डिनोमिनेटर में। देखो 17 कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, कभी भी अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर, कभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, कभी भी किसी फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर बच जाए जो कि कैंसिल ना हो रहा हो, या ना ही ऊपर वाले नंबर से, ना ही आपके अंश से किसी नंबर से कैंसिल हो रहा हो, ना ही हर से कैंसिल हो रहा हो, मतलब ना ही न्यूमरेटर से कोई नंबर कैंसिल हो रहा हो डिनोमिनेटर से, मतलब कोई नंबर बच जाए, जैसे ये 17 है, ये 17 ऊपर किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो 17 है ये आंसर के अंदर जरूर आएगा, ये 17 आंसर के अंदर जरूर आएगा। इसका मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा हमारा, अब देखो इसमें अगर 17 कैंसिल नहीं हुआ तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब रेशो के अंदर आएगा। इसका मतलब जो आपका रेशो का डिनोमिनेटर होगा वो 17 के टेबल का ही कोई नंबर होगा, 17 का मल्टीपल होगा वो। ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पूरा सॉल्व करके अब नहीं देखना, हम क्या करेंगे 17 का मल्टीपल देख लेंगे। तो ये क्या ये 17 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 17 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 17 का मल्टीपल है? नहीं। ये है 17 का मल्टीपल। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वहां बचाना है। तो इस तरह से आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस का यूज करना भी सीखना है धीरे धीरे। वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि एकदम से आपको वो चीजें नहीं आएंगी। पहले आपको बेसिक्स, देखो बेसिक्स तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। अगर आप बेसिक से कर सकते हो, उसके बाद की बात है कि आप ऑप्शन से फिर उसके बाद आप कैसे उस चीज को एक्सप्लोर करते हो, फिगर आउट करते हो डिफरेंट अप्रोचेस को, है ना। तो पहले बेसिक जो है वो मैं बता रहा हूं, बेसिक से तो आपको पता होना ही चाहिए। देखिए, तो ये मतलब बेसिक भी मैं ऐसा बता रहा हूँ कि बिल्कुल वो नहीं है, मेथड नहीं है कि एक्स ले लिया वाई ले लिया, मतलब इतना हम उसमें नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ही शॉर्ट अप्रोचेस के साथ कर रहे हैं, बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ हम ये क्वेश्चंस जो है डील कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए आप लोग, 1 मिनट लीजिए और स्टेटमेंट रीड करिए। देखिए लिखा है कि 2 numbers are respectively 25% and 60% more than a third number. The ratio of the 2 numbers is, तो इन 2 numbers की रेशो पूछी है। यहां पर 2 आना था, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, हाँ 2 संख्याएं, यहां पर 2 आना था, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक हैं, तो 2 संख्याओं का अनुपात क्या है ये पूछा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर है हमारे पास, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीसरे नंबर के विद रिस्पेक्ट टू, देखो तीसरे नंबर के विद रिस्पेक्ट टू ही दूसरा निकाला जा रहा है, और तीसरे नंबर के विद रिस्पेक्ट टू ही पहला निकाला जा रहा है। तो तीसरे नंबर को आप 100 मान लो। अब वो कह रहा है कि जो 2 नंबर हैं, पहला नंबर 25% क्या है, ज्यादा है, मोर है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सी से 25% ज्यादा है, बी जो है वो सी से 60% ज्यादा है। अगर ए सी से 25% ज्यादा है तो 100 का 25% 25 ही हुआ, तो ये 125 हो गया, सिंपल। और अगर बी 60% ज्यादा है तो ये कितना हो गया, 160 हो गया।
अब अगर आप देख पा रहे हैं तो उसने पूछा है दो संख्याओं का अनुपात बताओ, मतलब तीसरे को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इनका अनुपात बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इनका अनुपात बताना है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। जैसे इन दोनों का रेशो निकालना, तो ये 5 पे कटेगा तो 25 आएगा, ये 5 पे कटेगा तो ये 32 आ जाएगा। इसके बाद ये कट नहीं रहे, तो यही आपकी रेशो है फाइनल, और यही आपका आंसर है 25:32। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन है ये जल्दी से सॉल्व किया है। एक नंबर को हमने 100 अज्यूम किया, फिर वहां से बी आ गया, बी से ए आ गया, फिर वहां से तो ए और बी का रेशो बताना था, इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी रेशो कॉन्सेप्ट के ऊपर है। रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years अगो। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा अगर आप इसको थोड़ा सा, चलिए बता देते हैं। 4 साल पहले की बात हो रही है। रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years अगो। अच्छा एक बात समझना, जब मैं प्रेजेंट एजेस की बात करूंगा, जब मैं प्रेजेंट एजेस की बात करूंगा तो मैं जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ए की प्रेजेंट एज, तो मैं उसको लिखूंगा A0। जीरो का मतलब प्रेजेंट एज है यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूँ ए की एज 4 साल पहले तो मैं लिखूंगा -4। अगर मैं लिखूंगा ए की एज 5 साल बाद तो मैं लिखूंगा +5। बाद का मतलब फ्यूचर हो गया, पहले का मतलब पास्ट हो गया, और जीरो का मतलब प्रेजेंट हो गया। जीरो का मतलब प्रेजेंट हो गया। अब क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान देना, मैं इसको लिखूंगा ए का -4 इज टू बी का -4, 4 वर्ष पहले। तो रेशो क्या दी हुई है 4:5। रेशो क्या दी हुई है 4:5। उसके बाद कह रहा है 8 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आज से 8 वर्ष बाद, है ना, जैसे लिखा हुआ है अब से 8 वर्ष बाद। अब मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट से 8 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे +8 की बात हो रही है, a +8 और b का +8। इसका जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11:13। ये रेशो दिया हुआ है। अब आपको पूछा क्या है, पूछा है जी बताओ व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस का सम बताइए। अच्छा प्रेजेंट एजेस का सम तो तब पता चले जब प्रेजेंट का रेशो पता चले। प्रेजेंट का रेशो पता नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में जो रेशोज गिवन है वो एक तो 4 साल पहले की गिवन है और एक 8 साल बाद की गिवन है। तो एक काम करते हैं, देखिए मैं तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है आपको, जब भी कभी आपको इस तरह से दो रेशो दी हो डिफरेंट टाइम्स में, एक पास्ट में एक प्रेजेंट में या एक फ्यूचर में दी हो, तो एक काम करना है आपने चेक करना है इनका डिफरेंस। 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो 4 और 5 का डिफरेंस है जी 1। 11 एंड 13 का डिफरेंस कितना है, 11 एंड 13 का डिफरेंस है जी 2। अब अगर ये जो डिफरेंस है, ठीक है ना, एक मिनट, उससे पहले एक काम और करते हैं, जस्ट 1 मिनट, इसको पहले हटा देते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं मैं पहले। तो ये रेशो हमारी 4:5 थी और ये हमारा 11:13 था। अब आपने एक काम करना है, आपने पहले ये वाला डिफरेंस चेक करना है। इधर यहाँ ये डिफरेंस कितना है, ये है 8 इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया, है ना। और इधर डिफरेंस कितना है, इधर डिफरेंस है जी 7। इधर 7 प्लस हो रहा है, इधर 8 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर अलग अलग है, ये तो डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट होने नहीं चाहिए, ये डिफरेंट होने नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना होगा फिर, व्हाट यू हैव टू डू नाउ। तो मैं इसको हटा लेता हूं थोड़े टाइम के लिए, एक मिनट। अब ये डिफरेंसेस अलग हैं, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको सेम बनाता हूं। सेम बनाने का प्रोसेस क्या है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ऊपर लिख लिया 1, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 2। अब आपने क्या करना है, जो ये 2 है ना, जो नीचे नंबर 2 लिखा हुआ है, इसको तो मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली रेशो से, यहां ऐसे, और ऊपर वाले 1 को नीचे वाली रेशो से मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझ आ रही है। तो आपकी जो दोनों रेशोज हैं वो क्या बन जाएंगी, वो रेशो बन जाएगी, इधर क्या बन जाएगी, 2 4 8 बन जाएगी और 2 5 10 बन जाएगी।
और इधर आपके पास 1 से दोबारा मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई होगा तो वो 11:13 ही आ जाएगा। अब आप दोबारा डिफरेंस चेक करो। अब आप देख पा रहे होंगे कि अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम हो चुका है। इधर भी 3 का डिफरेंस, 3 का गैप, और इधर भी 3 का गैप। देखो यहां भी 3 का गैप और यहां भी 3 का गैप, सेम हो चुका है। यही करना था हमें, सेम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपने क्या करना है, यहां पे देखो, अगर कोई वैल्यू ये 0 है, ये -4 है और ये +8 है, तो अगर मैं यहां से यहां तक गैप देखना चाहता हूं कितना है, तो ये 12 साल का गैप हो गया, टोटल 12 ईयर्स का गैप हो गया, क्योंकि 4 साल तो यहां पर कंप्लीट करने हैं, 8 यहां कंप्लीट करने हैं, टोटल 12 साल हो गए। इसका मतलब ये जो 3 पार्ट्स है ना, ये जो 3 पार्ट्स हैं, दूसरी तरफ जो रेशो चल रही है उसके 3 पार्ट्स जो हैं, वो 3 पार्ट्स के अंदर ही 12 साल है, 12 ईयर्स है। इसका मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 ईयर्स हो गई। हमें ये पता चल गया। अच्छा, 1 पार्ट की अगर 4 ईयर्स हो गई तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों पर्सन का एज का प्लस करते हैं, रेशो का प्लस करते हैं, तो 10 और 8 18 हो गए। 10 और 8 कितने हो गए? 18 हो गए। 18 कब हुए? 4 साल पहले। 18 पार्ट्स, 18 पार्ट्स। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 4 ईयर्स है तो 18 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले तो ये निकालो, 18 इंटू 4, ये आ गई 72 ईयर्स। ये जो 72 ईयर्स आई है, ये सम आया है 4 साल पहले का। ये सम आया है 4 साल पहले का। अब जब वो 4 साल क्रॉस करेंगे दोनों पर्सन, तो दोनों ही पर्सन की 4-4 साल एज बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो सम उनका -4 पे 72 जो ईयर्स था, जो -4 पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 72 ईयर्स था, उसके अंदर 8 साल और जुड़ेंगे। 8 साल किसके? 4 साल ए के, 4 साल बी के, तो दोनों कितने हो गए प्लस करके? 80। इसका मतलब प्रेजेंट में उन दोनों लोगों की जो एजेस का सम है वो कितना है? 80 ईयर्स है। तो आपने देखा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो का मैंने यूज किया और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से किस तरह से इसको फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लगा होगा। अगर कॉन्सेप्ट फिर से आपको कुछ नहीं समझ लगा तो आप रिवाइंड करिए वीडियो को और दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक बार सीख गए तो उसके बाद फिर भूलोगे नहीं कभी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पता नहीं कब के सीखे हुए हैं, तो अब तक मेरे को कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, बट हैं ये, मतलब आप देखोगे कि किस तरह से हम कुछ भी कोई एक्स नहीं लेते, कोई इक्वेशन नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, सिंपल रेशो में चल रहे हैं, रेशो में चल रहे हैं, और रेशो में ही सारे, एक मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूँ, एक रेशो लगाता हूँ, और उसी में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करी जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सीख जाएंगे तो आप भी कर पाएंगे। तो बस प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा उसको सीखना है, डरना नहीं है, ठीक है ना। भागना नहीं है कि ये पता नहीं क्या आ गया। अगर एक बार थोड़ा सा उस पर पेशेंस रख के अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा वर्क करेंगे, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं पहले आपको। प्रोपोर्शन क्या होता है? देखिए, जो प्रोपोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन, मैं एक स्लाइड ले लेता हूं, 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट, न्यू स्लाइड। देखिए जरा, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे आपने रेशो को में पढ़ा, रेशो का मतलब अनुपात, है ना। दो चीजों को डिवाइड किया, सिंपल फॉर्म में निकाला, तो वो रेशो हो गया, अनुपात हो गया। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात, समान अनुपात, है ना। तो समान अनुपात का मतलब दो अनुपातों का बराबर हो जाना, दो अनुपात का बराबर हो जाना, दो रेशोज का बराबर हो जाना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि a बाय बी और बराबर है ये x बाय वाई के, तो ये दो रेशो बराबर है, मतलब a:b जो है वो बराबर है किसके? x:y। तो जब दो रेशो इक्वल हो जाती हैं, जब दो रेशो इक्वल हो जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि ये दोनों रेशोज किस में है? प्रोपोर्शन में है। और इसको जो लिखा जाता है प्रोपोर्शन के अंदर, वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। 4 डॉट्स डाले जाते हैं। ये जो 4 डॉट्स हैं, ये सिंबल है किसका? प्रोपोर्शन का। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि a:b इज इन प्रोपोर्शन विद x:y।
तो यही मीनिंग होता है प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, मतलब दो रेशो का बराबर हो जाना। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक रूल ये होता है कि जो साथ साथ वाले हैं, जो साथ साथ वाले हैं, साथ साथ वाले कौन से नंबर हैं, जो पास पास हैं, पास पास कौन है, बी और एक्स, और जो दूर दूर हैं, दूर दूर कौन से हैं, ए एंड वाई। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर रहता है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर रहता है, इक्वल रहता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। इसको इंग्लिश में एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं, ए और वाई को, और इनको बोलते हैं मीन वैल्यूज, बी और एक्स को बोलते हैं मीन वैल्यूज, अंदर वाले को। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, दूर दूर वालों का प्रोडक्ट, और पास पास वालों का प्रोडक्ट क्या रहता है, बराबर रहता है। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब उसके बाद ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसके बाद आपको ना पूछा क्या जाता है पेपर में, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस आपको मैं 3 फॉर्मूलाज बता रहा हूं आपको, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या है कि आपके पास कोई भी दो नंबर दिए होंगे, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक ए है एक बी है, आपको इनका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो आप लोग एक काम करेंगे, मीन प्रोपोर्शन निकालते वक्त, मीन प्रोपोर्शन निकालते वक्त आपने क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो भी दो नंबर दिए हुए हैं, और उनका रूट ले लेना है। सिंपल, उनका क्या ले लेना है, रूट ले लेना है, तो वो आपके पास मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। दूसरी बात, एक पूछा जाता है सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, एक मिनट, थर्ड प्रोपोर्शन। तो जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, उसमें आपको दो नंबर दिए जाएंगे। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको दो नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो दूसरे वाला नंबर है, बाद वाला जो नंबर है, सेकंड नंबर जो है, उसको आपने दो बारी मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसका स्क्वायर करना है। और उसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है ए से। तो मतलब कहने का बी स्क्वायर बाय ए, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और एक तीसरा है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर आपको तीन नंबर गिवन रहेंगे, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर आपको पूछा जाएगा, तो आपने लास्ट वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बी एंड सी को मल्टीप्लाई करना है, और उसको डिवाइड करना है किसके साथ, ए के साथ। तो ये हमारे तीन फॉर्मूला हो गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर। मीन प्रोपोर्शन आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस एंड दिस। देखो क्वेश्चन अगर तो सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो आपको सिंपल इतना ही पूछा जाता है कि मीन प्रोपोर्शन बताओ या फिर थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। बट यहां पर क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा सा टफ किया गया है। टफ कैसे किया गया, बोल रहा है कि एक तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो पहले, इसका और इसका, फिर थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो इसका और इसका, फिर उन दोनों की रेशो निकालो, जो आंसर आएंगे उन दोनों की रेशो निकालो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4.8 इंटू 10.8। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का डेसिमल हटा देते हैं, इसका 10 लग गया नीचे, डेसिमल रिमूव किया 10 लग गया, इसका ले लिया रूट, इसका ले लिया रूट। अब नीचे जो है यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ 10 बन रहा है, तो ये 10 का पेयर बन गया, और जब ये 10 का पेयर बन गया तो 10 तो बाहर ही आ गया रूट के। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, यहाँ देख लेते हैं, 48 को मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 108 को मैं एक काम करता हूँ 12 इंटू 9 लिख लेता हूँ, 12 इंटू 9। चलिए अब 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसका रूट एग्जिस्ट करता है। 9 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा 3 इंटू 12 करेंगे 36, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब आपने क्या करना है, रूट को सॉल्व करना है। तो बाहर तो जी 1/10 है, 16 का रूट कितना हुआ, 4 हो गया, 36 का रूट कितना हुआ, 6 हो गया, और 9 का रूट कितना हुआ, 3 हो गया। इसका मतलब आपके पास कितनी वैल्यू आ गई है, ये आ गया आपके पास
72/10 आ गया, ये आ गया मीन प्रोपोर्शन। और अगर इसको कैंसिल करें तो ये आपके पास 36/5 है, 36/5। अब ऐसे ही आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था क्या था, वो थर्ड प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि हमारे पास दो नंबर होंगे 0.4 एंड यहां कर लेते हैं 0.4 एंड 2.4। तो आपने क्या करना है, जो सेकंड वाला नंबर है उसको दो बार ही लिखना है 2.4 इंटू 2.4, और इसको डिवाइड कैसे करना है 0.4 से। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो जरा, डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, 4 1 जा 4, ये 6 पे कट गया। तो 24 को अब 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल हटा के नीचे 10 लग गया, ये भी 5 आ गया, 2 5 जा 10, ये 3 पे कट गया, और आपके पास ये 72/5 आ गया। तो ये 72/5 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है जी, रेशो। तो रेशो निकालनी है तो इस नंबर को ऊपर रखो, इस नंबर को नीचे रखो, 5 से 5 कट गया, इन दोनों को कैंसिल किया तो आंसर आ गया जी 1/2। तो आंसर आ गया 1:2। सो 1:2 जो है सी ऑप्शन आपका सही आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो जो मैंने इस स्लाइड के अंदर आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, आप अगर इन तीनों फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेते हो तो आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया है। कई बार अगर सिंपल आएगा तो यही आएगा बस कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल दो, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दो, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा टफ बनाना है तो फिर कोई दो प्रोपोर्शन देखकर और उसका रेशो पूछा जा सकता है, या उन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या उन दोनों का सम पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है ये कॉइन्स के रिलेटेड है। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में पहला क्वेश्चन करवाया था उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहां पे। तो आप एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, और अगर फिर भी नहीं सॉल्व होगा तो डाउट सेशन में हम ये जो है डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो जरा, आपको ये दिया हुआ है कि A:B जो है वो 3:2 है, और आपको इसकी और इसकी रेशो पूछी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, आपने सिंपल A की जगह 3 और B की जगह 2 पुट कर देना है, बस सिंपल, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, A की जगह 3 तो 5 × 3 प्लस B की जगह 2 तो ये आ गया, ये 15 आ गया, और प्लस ये 4 आ गया, ये 19 आ गया। अब 19 जो है देखो जरा ऑप्शन में मिल रहा है, देखो डायरेक्ट ही मिल रहा है ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन है ये 19, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। अगर 19 का कोई मल्टीपल बनेगा दूसरे में तब तो ये कैंसिल होगा, अदरवाइज ये कैंसिल ही नहीं होगा। तो आप एक ही वैल्यू यहाँ भी फटाफट पुट करके देख लो अगर करना चाहते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 ये 9 आ गया, 4 × 2 ये 8 आ गया, तो ये 8 आ गया, और ये 17 आ गया। इसका मतलब जो रेशो है वो 19:17 की बन रही है। तो ये आपका आंसर। आसान क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यू उठा के डाल देनी है उसके अंदर। अगर आपको ये रेशो दी हुई है तो और कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है ना, कि A:B दिया हुआ है C। अच्छा, यहाँ पर कई बार क्या होता है, रेशो को ना उल्टा दे देता है जानबूझ के, जैसे C:B लिख दिया उसने जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आप एक काम करना, जो C:B दिया उसको उल्टा के B:C बना लेना। तो B:C कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो अब आपको ABC की रेशो पूछी है। अब एक चीज मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन करता हूँ, जो कल जो है आई थिंक नहीं हो पाई थी। आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो, कल मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई एक रेशो है A:B और एक रेशो है X:Y, ठीक है ना, आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि हाँ, यहाँ पे एक रेशो है A:B, एक मिनट, इसको इस तरह से समझिए कि A:B एक रेशो है ये वाली, और B:C रेशो है X:Y।
ये आपके पास रेशो है। मान लो आपको मैंने बोला कि A:B:C निकालो, तो आपने कहा कि A:B ऐसे लिख लेंगे और B वाला जो पार्ट है कॉमन X उसको इसके नीचे लिख लेंगे और यहाँ X:Y लिख लेंगे। अब ये स्पेस खाली है तो यहाँ क्या आएगा, X आएगा। ये स्पेस खाली है तो यहाँ क्या आएगा, B आएगा। मैंने बोला था कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेना, कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो AX आ गया, यहाँ क्या आ गया, BX आ गया, यहाँ क्या आ गया, BY आ गया। अब यहां पर आपको क्या ध्यान से समझना क्या है, वो ये समझना है कि अगर आप आंसर में देखेंगे, अगर यहां देखेंगे, अगर आप सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की रेशो देखते हो तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है x। x से x अगर कट गया तो रेशो तो A:B ही रही। फिर भी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारे ये ऑप्शन में आंसर होगा, उसमें जो पहले दो पार्ट्स की रेशो है वो वही रहेगी जो हमें गिवन दी हुई है। इसी तरह से अगर आप बी और अगर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशो देखते हो तो उसमें बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बी और सी की रेशो, जो सेकंड और थर्ड पार्ट की रेशो है, वो वही रेशो रहेगी जो आपको बी और सी की दी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, हम आंसर से डायरेक्टली रेशो को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले चेक करते हैं, हम A:B के लिए जाते हैं, देखते हैं कि 2:5 कहां बन रहा है। तो देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं इसको काटूं तो ये 3 2 6, 3 5 15, यहाँ 2:5 बन रहा है। यहाँ पर 4 2 8, 4 5 20, यहाँ भी 2:5 बन रहा है, यहाँ भी 2:5, यहाँ भी 2:5। तो यहाँ से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। तो हम एक काम करते हैं, दूसरी रेशो पे जाते हैं। दूसरी रेशो है B:C। B:C रेशो क्या है, 4:3। अब हम चेक करते हैं कि 4:3 कहां बन रहा है। तो 4:3 के लिए जाते हैं। तो 4:3 अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो ये तो डायरेक्ट है कि ये तो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है ना। और इस ऑप्शन में जाइए सेकंड में, 4:3, 5 4 20 और 5 3 15। देखो 4:3 बन गया ना। और यहां पर देखिए जरा, 5 3 15, 5 4 20, यहाँ 3:4 बन गया। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। तो कहने का मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बताया है, इसकी हेल्प से आप ऑप्शंस को यूज करके इस तरह का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हो। बाकी बेसिक तो मैंने कल बताया ही है, बेसिक यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन प्रपोर्शन के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन की बात हो रही है। फोर्थ प्रपोर्शन टू 12, 18 एंड 6 इज द सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन टू k एंड 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो जरा, बहुत आसान है। कह रहा है कि इन तीन नंबर का जो फोर्थ प्रपोर्शन है, तो फोर्थ प्रपोर्शन निकाल लेते हैं पहले तो मैंने बोला था कि फोर्थ प्रपोर्शन की जब बात होगी तो तीन नंबर दिए रहेंगे, तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है और पहले से डिवाइड करना है। तो दूसरा नंबर कितना है, 18। तीसरा नंबर क्या है, 6। पहला नंबर क्या है, 12। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 9 आ गया। अब ये जो 9 है ये है आपका फोर्थ प्रपोर्शन आ गया। अब वो कह रहा है कि जो फोर्थ प्रपोर्शन की जो भी वैल्यू है वो सेम है, किसके साथ सेम है, थर्ड प्रपोर्शन टू k एंड 6। मतलब k और 6 का जो थर्ड प्रपोर्शन आता है वो और ये 9 बराबर हैं। इसका मतलब यहां से हमें थर्ड प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा। अब थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू क्या थी कि जो दूसरा नंबर है उसको दो बारी क्या करो, मल्टीप्लाई, और उसको पहले नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। अब ये हमारा आ गया थर्ड प्रपोर्शन, और ये किसके बराबर है, ये 9 के बराबर है। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं k की वैल्यू। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 गुणा 6 बटे 9। तो ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 पे कट गया, तो ये आ गया 4। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी जो डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो पीडीएफ है इस सेशन की आपको मिल जाएगी, और उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा। आई होप के यू आर एंजॉइंग द सेशन, और सभी स्टूडेंट्स जिनको सेशन अच्छा लग रहा है वो चैनल को लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट के सभी को इसका बेनिफिट जो है, फ्री क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। तो इसी आशा के साथ और
जो है आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो का जो है यहीं पर ये हम सेशन जो है ख़त्म कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद। दिस इज अमित बावा signing off.